वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो बहुत फास्ट इंक्रीज़ हो रही है और उसके साथ साथ ज़रूरत है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के भी इंक्रीज़ होने की। और हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ था वो हुआ था 1960 और 1980 के बीच में। इस पूरे टाइम को गोल्डन एरा बोला जाता है और तब कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में नई नई वेराइटीज़ यूज़ की गई थी कंट्री में, जिसके थ्रू नए जो प्लांट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स, वो डेवलप किए गए थे। मतलब ऐसी वैराइटीज़ यूज़ की गई थी जिनसे यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो ये इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स को टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडिया में सीजन्स जो होते हैं क्रॉप्स के वो कितने होते हैं। तो क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के सीज़न होते हैं दो, रबी और खरीफ। रबी जो है वो विंटर क्रॉप में है, जो कि स्टार्ट होती है विंटर सीज़न में। विंटर सीज़न में प्लांट लगाना स्टार्ट करते हैं, मतलब विंटर सीज़न की स्टार्टिंग में प्लांट लगाते हैं और मार्च और अप्रैल के एंड में हार्वेस्टिंग की जाती है। जैसे इसमें आता है व्हीट। और ख़रीफ जो है वो समर क्रॉप है और जिसमें जो प्लांटिंग होती है वो मॉनसून सीज़न में होती है एंड एट द एंड ऑफ मॉनसून सीज़न हार्वेस्टिंग की जाती है। इसमें एग्जांपल है राइस, मेज़, ज्वार। तो ये समझने के बाद कि इंडिया में कितने सीज़न होते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हम क्रॉप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है इम्प्रूव्ड सीड्स की। मतलब हम ऐसे सीड्स का यूज़ करें जो इम्प्रूव्ड हों, या ऐसी क्रॉप्स को डेवलप करें जो प्लांट ब्रीडिंग से बनी हो। प्लांट ब्रीडिंग जो होती है उसमें वैराइटीज़ बनाई जाती हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन से बनाई जाती हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन जो है इज़ डन बाय क्रॉसिंग टू और मोर वैराइटीज़ हैविंग द डिज़ायर्ड जीन्स। हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग टाइप के या दो या तीन जो वैराइटीज़ होती हैं क्रॉप्स की, उनके जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अच्छे लगते हैं, जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हों उनके अंदर जो कि हमारे लिए यूज़फुल हैं, तो हम ऐसे ही कैरेक्टर्स वाले वैराइटीज़ को चूज़ करते हैं और फिर उनका क्रॉस करवाते हैं। तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से नई वैराइटीज़ डेवलप की जाती हैं और जिसके बारे में आप डिटेल में अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे 9th में। तो फ़िलहाल के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन में बस ये समझ लीजिए कि जब हमें ऐसा मतलब न्यू क्रॉप ऐसी डेवलप करनी हो जिसमें हमें कुछ कैरेक्टर्स एक तरह के प्लांट के पसंद हो और कुछ कैरेक्टर हमें दूसरे टाइप के प्लांट के पसंद हो, तो फिर हम उन दोनों प्लांट्स का क्रॉस करवाते हैं जिससे नई वैरायटी बनाते हैं। और इस तरह के प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि उसमें हम अपनी मर्ज़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स को ईज़िली उसमें मतलब उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें जो भी तरह की वैराइटीज़ हम बनाना चाहते हैं वो हम हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप कर सकते हैं। तो क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक तो सीड्स और क्रॉप्स जो हैं वो डेवलप्ड या इम्प्रूव यूज़ की जाएँ। दूसरी, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जाए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके। तीसरी, हम पेस्ट्स जो हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। अगर पेस्ट जो हैं वो प्लांट्स को ज़्यादा खाएंगे तो प्लांट्स को ख़राब कर देंगे, तो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स जो कि केमिकल्स होते हैं जो कि पेस्ट को मार देते हैं, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़, प्लांट में होने वाली डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं हम। और बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज़, हम स्टोर अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से अच्छी क्रॉप डेवलप कर लेते हैं, उससे हमें यील्ड भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन स्टोरेज सिस्टम अच्छा नहीं है,
तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ज़्यादा बेनिफिट के लिए हमें स्टोरेज सिस्टम भी अच्छा बनाना होता है। अब देखिए, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो उसकी सबसे ऊपर की लेयर में होती है, और अगर ऊपर की जो टॉप लेयर होती है, अगर उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हो जाएं और लगातार हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं उन्हें उसमें से सॉइल में से लेते जा रहे हैं क्रॉप्स के थ्रू, लेकिन हम उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी सॉइल में, और सॉइल जो है उसमें क्रॉप की ग्रोथ जो है वो कम होती चली जाएगी। इसीलिए हमें कभी भी सॉइल में सेम टाइप की क्रॉप को रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम एक ही फील्ड में बार बार सेम टाइप ऑफ क्रॉप लगाते चले जाएंगे तो एक ही टाइप का, मान लीजिए जैसे सपोज़ करिए जैसे वीट होता है, वीट को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा नीड रहती है, तो नाइट्रोजन सॉइल में से एवरी ईयर कम होगी, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी। तो इसीलिए हमें हर सीज़न में, हर बार, हर साल जो क्रॉप है उसको चेंज कर देना चाहिए। जैसे एक बार ऐसी टाइप की क्रॉप लगाएं जिसमें किसी एक मिनरल की ज़रूरत हो, फिर दूसरे सीज़न या दूसरे ईयर हम ऐसी टाइप की क्रॉप लगाएं जिसमें दूसरे किसी मिनरल की ज़रूरत हो, तो उससे किसी एक पर्टिकुलर मिनरल की कमी सॉइल में नहीं आती है। इसके लिए हम कई टाइप की क्रॉपिंग सिस्टम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या रहता है कि हम क्रॉप्स को रोटेट करते रहते हैं। जैसे हमने एक ईयर कोई ऐसा क्रॉप लगाई जिसमें किसी ऐसे मिनरल की ज़रूरत है जो सॉइल में उस टाइम पे सही अमाउंट में। फिर नेक्स्ट ईयर हमने कोई दूसरे टाइप की क्रॉप लगा दी जिसमें दूसरे मिनरल की ज़रूरत है जिसकी ज़रूरत फर्स्ट वाले को नहीं थी। तो फिर इस तरह से हम लगातार अगर चेंज करते जाएंगे क्रॉप को, तो इस टाइप के रोटेशन को ही क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। जैसे हम ये काम भी कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम समझें तो जैसे हमने फर्स्ट ईयर में लगाया था, जैसे मान लीजिए वीट, तो वीट को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। फिर उसके सेकंड वाले ईयर हमने उसमें लगा दी कोई पल्स या कोई ऐसा प्लांट जो कि लेग्यूमिनस प्लांट हो। मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट में ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन को सॉइल में बनाते हैं। तो वो सॉइल में नाइट्रोजन की अमाउंट को बढ़ा देंगे, जिससे जब हम थर्ड ईयर में दोबारा वीट लगाएंगे तो नाइट्रोजन की अमाउंट सही हो चुकी होगी, और फिर जब हम उसमें वीट लगाएंगे तो वीट की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। तो इस तरह से हम ये मेथड जो है क्रॉप रोटेशन उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम अपना टाइम और लेबर सेव कर सकते हैं। जैसे हम ग्राउंड नट और कॉटन उसको एक साथ लगा दें, जिससे हमें ग्राउंड नट भी मिल जाएगा और कॉटन भी मिल जाएगी, और हमारा जो टाइम है और जो मेहनत है वो भी बच जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं और एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ग्राउंड नट को अलग टाइप का मिनरल लगता है, कॉटन को अलग टाइप का मिनरल लगता है, तो इस वजह से एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प भी करते हैं, और इससे हमारा जो टाइम है और मेहनत है वो बच जाती है। तो ये होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अभी के टॉपिक में डिस्कस की गई नाइट्रोजन की अमाउंट किस तरह से सॉइल में मेंटेन रहती है, उसके लिए नेचर के अंदर एक साइकिल चलता है नाइट्रोजन का, जिसको नाइट्रोजन साइकिल बोला जाता है। एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है। वाटर में भी नाइट्रोजन जो है उसका थोड़ा बहुत अमाउंट रहता है। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स, विटामिन्स, जो न्यूक्लिक एसिड्स हमारे अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनके बनने में नाइट्रोजन बहुत हेल्पफुल होती है। नाइट्रोजन एक कंपोनेंट है इनका। तो नाइट्रोजन जो है वो सर्कुलेट होती रहती है लिविंग बींग्स से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से लिविंग बींग्स में। तो इस तरह से वो जो साइकिल उसकी चलती रहती है उसको हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन,
सेकंड है नाइट्रोजन एसिमिलेशन और थर्ड है डीनाइट्रिफिकेशन। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन है जो कि जिसमें नाइट्रोजन किस तरह से सॉइल के अंदर आती है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक्सप्लेन किया जाता है। ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और सेकंड होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फर्स्ट वाली जो होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो एटमॉस्फेयर के थ्रू नाइट्रोजन कैसे आती है सॉइल के अंदर वो बताया है। तो जब स्काई में लाइटनिंग होती है तब टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रेन वाटर में डिज़ोल्व होकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और ये एसिड रेन वाटर के साथ अर्थ पे आता है और सॉइल में प्रेजेंट जो एल्कलीज होती हैं वो उस एसिड से रिएक्शन करके वहाँ पे नाइट्रेट्स बनाती हैं। नाइट्रेट्स के फॉर्म में ही सॉइल के अंदर नाइट्रोजन रहती है और नाइट्रेट्स के फॉर्म में ही प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी भी डिस्कस किया था। कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स पे, जो आपको एक्टिविटी 5 में भी शो हो रहा है डायग्राम में। रूट के ऊपर देखिए, रूट नोड्यूल के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट्स की फॉर्म में ही प्लांट नाइट्रोजन लेते हैं, मतलब नाइट्रेट ही लेते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रेट प्लांट इजीली ले सकते हैं, मतलब जो नाइट्रेट होती है उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्लांट और नाइट्रेट की फॉर्म में ही जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स में पहुंचती है। सेकंड इसमें है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो नाइट्रेट्स प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किए वो उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है, मतलब वो ऐसी टाइप की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है, इस टाइप के कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्लांट्स नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे कि जो नाइट्रेट की फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट थे उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स में, जिसको बोला जाता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब ये जो प्लांट के अंदर प्रोटीन्स बने हैं, इन प्रोटीन्स को जब हम उन प्लांट को खाते हैं तो वो प्रोटीन्स हमारे अंदर आ जाते हैं और फिर हम उन प्रोटीन्स का अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं। अब देखिए डीनाइट्रिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल टू फ्री नाइट्रोजन गैस इन डीनाइट्रिफिकेशन इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रेट सॉल्ट प्रेजेंट है सॉइल के अंदर उनका फ्री नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होना डीनाइट्रिफिकेशन होता है। इसे अच्छे से समझिए, जैसे जब हम प्रोटीन्स को लेते हैं, कुछ प्रोटीन्स हम अपनी बॉडी में यूज़ कर लेते हैं, कुछ अलग अलग फॉर्म्स में एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। वो वेस्ट जब सॉइल में जाता है तो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो उस नाइट्रोजन को, जो कि अलग अलग टाइप के फॉर्म्स में प्रेजेंट है हमारे वेस्ट में और जो सॉइल में मिली है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्री नाइट्रोजन गैस में, जो कि एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। तो इसे हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन साइकिल में देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रोजन आती है सॉइल के अंदर, फिर सॉइल से वो पहुंचती है प्लांट्स में नाइट्रोजन एसिमिलेशन में, वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होती है और फिर जब वो दोबारा सॉइल में पहुंचती है एज अ वेस्ट तो उसे दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियाज मिला देते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन का साइकिल, नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो सॉइल में बनी रहती है और ये साइकिल लगातार ऐसे ही चलता रहता है। अब यहाँ से आगे हम आगे पढ़ेंगे
और टॉपिक का नाम होगा एनिमल हस्बेंड्री। तो सबसे पहले आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ें, जिसके बारे में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स और नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ तक आप अच्छे से इसे समझ लें और जिसके भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं वो मुझसे क्लियर कर लें। थैंक यू।